संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन आज राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कराएगी पारित। कांग्रेसियों ने किया सीएम आवास का घेराव, सड़कों पर बैठे कार्यकर्ता। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने किया नेतृत्व। राजभवन में आयुर्ज्ञान सम्मेलन का आयोजन, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पतंजलि के सीईओ हुए शामिल। लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना बताया लक्ष्य। केदारनाथ में प्रशासन के लिखित आश्वासन पर माने तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी। अनशन समाप्त, 15 अक्टूबर तक भवन और जमीन मिलने का आश्वासन। प्रदेश में 24 घंटे में डेंगू के 95 नए मामले। दून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में सबसे ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। सर्दियों के सीजन में नहीं होगा प्रदेश में बिजली संकट। केंद्र से मिली 1579 मेगावाट बिजली। मामले में आदेश किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। रुक करेंगे खबरों का, जहां उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की दबंगई थम नहीं रही है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से अपनी ही विधानसभा में युवक की पिटाई का मामला सामने आया और अब ऐसे ही दबंगई कांग्रेस के द्वाराहट से विधायक मदन सिंह बिष्ट की सामने आई है। दरअसल कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वह इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर के.एस. मेर को धमकाते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की दबंगई थम नहीं रही है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से अपनी ही विधानसभा में युवक की पिटाई का मामला सामने आया और अब ऐसी ही दबंगई कांग्रेस के द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट के सामने आई है। दरअसल कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वह इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर के.एस. मेर को धमकाते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। निदेशक की पत्नी के वीडियो बनाने पर नाराजगी जताते हुए सत्ताधारी पार्टी और सीएम के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वायरल वीडियो में नजर आए। यही गांव में नारायण सिंह रावत रहते हैं। क्योंकि वो पहले भी मेरे पास आए थे तो मैं उनका नाम जानता हूं और उनका नंबर मेरे पास सेव था, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले हैं। तो वो आए थे, उनके नंबर से मेरे पास एक कॉल आया। उसमें उन्होंने कहा कि माननीय विधायक आपसे बात करना चाहता। ठीक है, बात करवाइए। तो उसके बाद विधायक जी का कॉल आया। उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसमें, उस ऑडियो क्लिप में बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का। शायद एक माननीय व्यक्ति से शायद उस भाषा का की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। मेरी बेटी भी पास में बैठी हुई पढ़ रही थी और क्योंकि मैं उसमें कुछ बोला भी नहीं, मैंने केवल सुनते रहा। उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया, काट दिया। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद विधायक जी अपने कुछ साथियों को लेकर के मेरे आवास में आ गए और बाहर से ही उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया, गेट के बाहर से। और उसके बाद अंदर आए। अंदर आकर के जिसमें नारायण रावत थे, एक और कोई दीपक कोई थे, और ये 3-4 लोग यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी बुरी गालियाँ, शायद मैंने अपने जीवन में इतनी गालियाँ कभी न तो सुनी थी, न कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब इस तरीके की जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। देखिए, मैंने पहले भी जब एक विषय ऋषिकेश से घटित हुआ था, मैंने तब भी कहा था जनप्रतिनिधियों को अपनी एक मर्यादाएं होती हैं। और ख़ास तौर पर कल की जो घटना है, यह घटना बेशर्मी की हद को पार करती है। आखिर कानून है, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है, परिवार के बच्चों को डराया धमकाया जाता है, आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का भय का वातावरण बना हुआ है, उसके लिए तो क्षमा याचना भी कम है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक अपने उस विधायक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं, जो बौखलाहट है, वो अब ज़मीन पर दिखाई दे रही है। और हमने आज हमारे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेगा। हमने समय मांगा है, जैसे हमको समय प्राप्त होता है वैधानिक कार्रवाई के लिए हम निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल से मिलने वाले हैं।
वहीं डॉक्टर के.के.एस. मेर की तहरीर पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं विधायक मदन बिष्ट का आरोप है उन्होंने 6 बार डॉक्टर के.के.एस. मेर को फोन किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वहीं कांग्रेस विधायक की दबंगई सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा जहां कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी जैसे तमाम नेताओं की दबंगई याद दिला रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस विधायक के हंगामा और गाली गलौज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सदन में विधायक विशेषाधिकार हनन पर चिंता जताते हैं और दूसरी तरफ खुलेआम असंसदीय आचरण कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को मेरी विनम्र सलाह है कि आज तो वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं द्वाराहाट के विधायक जी के कृत्य पर। अगर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी और माननीय गणेश जोशी जी के कृत्य पर भी अगर वो ध्यान दे देते, उनकी बड़ी मेहरबानी होती। उनके पुराने विधायक राजकुमार ठकुराल, उनके पुराने विधायक कुंवर चैंपियन, कई नाम हैं जिन्होंने भाजपा को बहुत अच्छी तरह सुशोभित किया है, बहुत अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, फाइटर की भूमिका में भी दिखाई दिए। तो माननीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कम से कम इनकी तरफ भी ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। प्रदेश जरा आतंक मुक्त तो होगा। रास्ते में मुझे कुछ कर्मचारी लोग मिले, उन्होंने मेस के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में मुझसे पूछा कि डायरेक्टर साहब इसमें क्या करते हैं, आप जरा बात करो। तो मेरे पास डायरेक्टर का नंबर भी नहीं था। मेरे साथ मेरे जिला का अध्यक्ष नारायण रावत भी मेरे साथ थे। उन्होंने डायरेक्टर का नंबर अपने ही फोन से मिलाया। अपने फोन से मिलाने के बावजूद उन्होंने कहा लो विधायक जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद में इनका फोन, मैंने ये भी कहा और भी रिश्तेदार क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? तो इतनी देर में फोन कट गया। फोन कटा तो फिर मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी अफसर को मिलाता हूं या किसी दूसरे को मिलाता हूं तो मैं अपने फोन से फोन मिलाता हूं, किसी का दूसरे का फोन यूज नहीं करता। तो उस फोन को मैंने किया तो मैंने कम से कम 6 या 7 कॉल करी होंगी मुझे याद है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो है वो अपना फोन उठाया नहीं। कुल मिलाकर चुनावी साल में विधायक मदन बिष्ट की दबंगई ने अपनी और अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल ये है कि आखिर कब जनप्रतिनिधियों की दबंगई खत्म होगी? आखिर क्यों ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जाती? आखिर क्यों दिन प्रतिदिन राज्य के जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास से पहले ही रोक लिया। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए अपना सर मुंडवाया। उन्होंने कहा कि सरकार अंकिता के हत्यारों को बचाना चाहती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल हो चुका है, लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ऐसे में उनकी ओर से यह एक श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के साथ ही डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। अत्याचार हो रहा है तो ये सरकार गूंगी बड़ी सरकार हो जा रही है। तो ऐसा क्या करें कि सरकार को जगाया जाए? मुझे लगा कि सरकार तो जागेगी नहीं, धरने से नहीं जागेगी, प्रदर्शन से नहीं जागेगी। कम से कम मैं इनको श्रद्धांजलि दे दूं, इनको बता दूं कि ये सरकार मर चुकी है, ये सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। इनको महिलाओं का रेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको महिलाओं के नग्न अवस्था में घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बाहर किसी बेटी के साथ शोषण से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैंने सरकार को श्रद्धांजलि दी है अपने ये बाल बुलवा के। खबर हरिद्वार से है, जहां डीएमके और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा सनातन पर लगातार दिए जा रहे बयान के प्रहार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन ने सनातन का विरोध करने वाले नेताओं को रावण की संतान बताते हुए INDIA गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से मांग की है कि वे सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करने वाले नेताओं की पार्टी को गठबंधन से बाहर करें।
वहीं भारत साधु समाज के संतों ने भी सनातन के खिलाफ बोलने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ऐसे नेताओं पर देशद्रोह के साथ मुकदमे के साथ ही ऐसी पार्टियों को बैन करने की मांग की है। धर्म के खिलाफ जो भी बोलता है, जो सनातन के खिलाफ है, वो भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन के खिलाफ बोलने वाले ये रावण के वंशज हैं, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। और मैं तो इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि उन्हें सनातन के खिलाफ बोलने वाले राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। सनातन के प्रति जितने भी व्यक्ति हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उनकी राजनीतिक पार्टियों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो विश्व को शांति का संदेश देता है। और ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनके भी जितने नेता हैं, निश्चित रूप से ये संत समाज, ये भारत साधु समाज मांग करता है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए। खबर रामनगर से है, जहां सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट गया। उन्होंने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के साथ ही स्थानीय विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पंचायत एवं नगर पालिका के प्रतिनिधियों के साथ ही आम जनता ने भी पूरी तरह सहभागिता जताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि रामनगर के इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के मकसद से प्रदेश सरकार द्वारा कुछ साल पहले PPP मोड पर दिया गया था, लेकिन जब से यह अस्पताल PPP मोड पर गया है, तब से यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल हो रखा है। आज से 3 साल पहले रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय को प्राइवेट में दे दिया गया था, PPP मोड पर दे दिया गया था और लगातार तब से इस हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। आए दिन मरीजों के साथ अवहेलना की जाती है। ये हॉस्पिटल केवल रेफर सेंटर बन चुका है। कभी यहाँ किसी बच्चे की मौत हो जाती है, कभी यहाँ किसी गर्भवती महिला की मौत हो जाती है और जो गर्भवती महिलाएं यहाँ पर आती हैं उनको जो है सुबह तो कहा जाता है आपका ऑपरेशन शाम को होगा, लेकिन शाम के टाइम पर उनसे कहा जाता है कि हमारे बस की नहीं है, जच्चा और बच्चा की दोनों की जान खतरे में है, इन्हें कहीं बाहर ले जाइए, प्राइवेट में ले जाइए। और आए दिन कल भी मैं एक मामला देख रहा था यहाँ पे कि एक महिला से 2000 रुपए की मांग की गई और जब उसका ऑपरेशन किया गया तो उसका एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद बच्चे और जच्चा बच्चा दोनों की हालत बिगड़ गई और उन्हें यहाँ से कहीं अन्यत्र रेफर करना पड़ा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां भू स्वामित्व सहित अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आमरण अनशन SDM व BKTC के CEO योगेंद्र सिंह के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि यदि 15 अक्टूबर तक उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो वे 16 अक्टूबर से पुनः आमरण अनशन शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं मंगलवार को एक अनशनकारी की तबीयत खराब होने के बाद SDRF की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किए जाने के बाद वह पुनः आंदोलन स्थल पर आ गया। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि 15 अक्टूबर तक आपदा से प्रभावित तीर्थ पुरोहितों को भू स्वामित्व व भवन नहीं दिए गए तो वे 16 अक्टूबर से पुनः आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जय बाबा केदार। आप सबको विदित है कि आज हमारे आमरण अनशन का ये 3रा दिन था और जब से आंदोलन किया है उसका आज 5वां दिन था। आज ऊखीमठ तहसीलदार साहब और SDM साहब ऊखीमठ के माध्यम से हमारे धरना स्थल पे आए और हमें आश्वासन दिया, लिखित रूप में आश्वासन दिया है कि 15/10/2023 तक आप हमें भूमि और भवन आवंटित करेंगे और साथ ही साथ हमने भी अल्टीमेटम दिया है, यदि आप 15/10/2000 अक्टूबर तक हमें भूमि एवं भू स्वामित्व और भवन नहीं देते हैं तो हम भी 16 तारीख से फिर आमरण अनशन शुरू करेंगे। यदि हमारे मांगे पूरे नहीं हुई तो हमारा सीधा आमरण अनशन इसी स्थान पे फिर हमारा शुरू हो जाएगा। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।
खबर मंगलौर से है, जहां क्षेत्र में एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 17 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बर हेड़ी की स्टील फैक्ट्री की है। फैक्ट्री में देर रात अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद कर्मचारियों की चीख पुकार शुरू हो गई। वहीं कई कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के अलावा एसपी देहात सीएफओ की टीम लगाई गई है। गंभीर घायलों को रुड़की और नोएडा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। वहीं घायलों के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। मंगलौर थाना क्षेत्र में लिब्बारेडी के पास में गायत्री स्टील सर्विसेज के नाम से एक फैक्ट्री थी, जिसमें सुबह एक बॉयलर फटने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी मुजफ्फरनगर कंट्रोल से। हालांकि घटना रात की थी। इसमें 17 लोग करीब घायल होने बताए गए थे। इसमें सीएफओ और एसपी देहात को मौके का मुआयना करके और उसमें जो सुरक्षा इंतजाम हैं उसके हम लोगों ने ऑडिट करने का निर्देश दिए हैं, और जो घायल हैं उनके बारे में हम लोग लगातार पता कर रहे हैं, और इसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। खबर नई टिहरी से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई जिला अधिकारी द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और सुव्यवस्थित यातायात हेतु जिलाधिकारी ने नेशनल हाईवे 58 पर मशीन बढ़ाकर सारा मलबा हटाने, चंद्रभागा से ब्रह्मपुरी तक 15 दिन के अंदर क्रैश बैरियर लगाने, मोटर मार्गों से संबंधित अधिकारियों को सड़क पर झाड़ी कटान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी शामिल करने हेतु तेजी से कार्य करने को कहा। सुरक्षा समिति की, और इसमें चूंकि अब यात्रा का सीज़न भी फिर से शुरू होने वाला है, और जो बारिश के बाद जो भी सड़क में डैमेजेस हुए हैं उसको रिपेयर करने के लिए कहा गया है। साथ ही इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को और तेज़ कराने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए। खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया। दून पुलिस ने स्पा सेंटर की महिला मैनेजर इरम निवासी देहरादून और एक पुरुष अमीर निवासी देहरादून को गिरफ्तार किया है। वहीं स्पा सेंटर के मालिक मनोज कुमार निवासी सहारनपुर अभी फरार है। स्पा सेंटर से 41,500 रुपए और अश्लील सामग्री भी बरामद हुई है। खबर नई टिहरी से है, जहां विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस द्वारा 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली के 6 युवकों से विदेश में नौकरी के नाम पर करीब 18 लाख रुपए की ठगी की गई है, और युवकों को नौकरी दिलाने वाले शख्स अब उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, जिस पर युवकों द्वारा घनसाली थाने में तहरीर दी गई और पुलिस द्वारा अब मामले की छानबीन की जा रही है। जो कि साइबर क्राइम्स को ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और पुलिस विभाग द्वारा जो जितने भी हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स पब्लिक के साथ जो होता है उसमें साइबर क्राइम का ठगी का प्रकरण ये था कि 6 युवकों से लगभग 18 लाख रुपए लिए गए, जो कि 3 भिन्न अकाउंटों में ट्रांसफर हुए और विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर ये पैसे लिए गए। और इसमें 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, नैनीताल जनपद के हैं, और इसमें एक विदेश में है और एक जो वहाँ पे कालाडूंगी थाना क्षेत्र का है, जो दूसरा मुलजिम है। और बाकी 2 जो हैं युवक, इसमें ये घेर का गांव पड़ता है घनसाली में, राजस्व क्षेत्र में, वहाँ के हैं। इन्होंने तहरीर दी थी तो इन्होंने पुलिस से संपर्क किया था। बाद में चूँकि राजस्व क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पे पटवारी द्वारा FIR रजिस्टर कर दी गई है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ट्रांसफ़र हो गई है, और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जल्दी इसमें जो मुलजिम है उन तक पहुँचकर हम एविडेंस इकट्ठे कर इसमें जो मेरिट के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे।
खबर गदरपुर से है, जहां आदर्श नगर गांव में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि कुलवे ने लंबे रोग से बचने का एकमात्र तरीका टीकाकरण बताया और क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों से लगातार हम ये अपील कर रहे हैं कि पशुओं को टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे लंबे रोग से बचाया जा सके। रोग के कारण पशु भोजन करना छोड़ देते हैं, शरीर पर मोटे दाने निकल आते हैं और पशु का दुग्ध उत्पादन बेहद कम हो जाता है और आगे चल के पशु की मौत भी हो सकती है। वहीं उन्होंने लोगों से सड़क पर आवारा पशु छोड़ने से भी इनकार किया है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।